धन्यवाद साहब, जरूरत थी आपकी, हमें नींद आ रही थी। क्यों भाई, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा? ऐसा कर सकते हैं बेटा, मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? और ये -4 का और ये -2 का और ये 4 माइक्रोकुलाम और ये 2 माइक्रोकुलाम, और इनके बीच में ये हो गई 60 डिग्री या 30 डिग्री, कुछ भी 60 डिग्री। तो अब हो सकता है कि नहीं भाई? समझ में आई बात कि नहीं भाई? हेलो हेलो। हाँ सर। तो ये डाइपोल मोमेंट P1 और ये डाइपोल मोमेंट P2। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा कि P1 की वैल्यू कितनी है, तो कितनी हो जाएगी बेटा? 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻8। और अगर P2 की चर्चा कोई कर ले आपसे, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻8। और P इफेक्टिव या P रिजल्टेंट जो होगा वो हो जाएगा √, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60 डिग्री। क्यों बच्चों, समझ में आया कि नहीं? हेलो ए प्रशांत जी, तनिक एसी चला दीजिए, गर्मी लग रही है हमें। एसी चला दीजिए और ये दोनों खिड़कियां बंद कर दीजिए, हमें गर्मी लग रही है। 16 पे कर दीजिए। समझ में आया बच्चों? हेलो नोट करो जल्दी। नोट कर लिया? हेलो, हाँ सर। समझ में आया कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किससे दिखाए जाते हैं सिद्धि? सिद्धि, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किससे रिप्रेजेंट करी जाती है? बोलो आर्या, तू बता। इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइन से। ये इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइन है क्या? ये हमारी एक यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है।
और इस इक्वी डिस्टेंट यूनिफॉर्म फील्ड में हमने एक डाइपोल जो है बनाया। ये हमारा एक डाइपोल है, जिस डाइपोल के इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज और इस एंड पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है। और डाइपोल की अपनी लंबाई कितनी है? डाइपोल की खुद की अपनी लंबाई कितनी है बेटा? कितना हम लोग मानते हैं, बोलो। आज बोल नहीं रहे हो बेटा, गलत बात है। 2a। अब पॉजिटिव चार्ज में फोर्स किधर को लगता है बेटा? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड की अपोजिट टू द फील्ड। विजय, 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 क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ सर। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किस दिशा में लगता है? फील्ड की दिशा में कि फील्ड के अपोजिट दिशा में? फील्ड। फील्ड की दिशा में। तो फील्ड की दिशा में हमने एक फोर्स लगा दी, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है बेटा? नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर को लगता है? अपोजिट। अपोजिट टू द फील्ड। बहुत बढ़िया। तो ये हमने इधर को फोर्स लगा दी। तो ध्यान से देखो, ये फोर्स जो होगा, इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जल्दी बोलो। E.Q। और यहां पे भी EQ। क्यों भाई, समझ में आ रही बात कि नहीं? हेलो, बात समझ में आई कि नहीं बेटा? हाँ सर। चलो, तो अब मेरा अगला सवाल ये है, जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक साथ काम करते तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक साथ काम करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, बोलो? कपल कहा जाता है। किसने कहा ये बात? यानी कि यहाँ पे कपल काम कर रहा है। अच्छा, F इज इक्वल टू EQ इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों जगहों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। और क्यों सेम होगी? क्योंकि जो मेरा फील्ड है वो कैसा है? यूनिफॉर्म है। तो कपल क्या करता है बेटा दिव्या? कपल क्या होता है बेटा? इक्वल एंड पेयर ऑफ इक्वल एंड opposite force with different line of action। और कपल क्या प्रोवाइड करता है बेटा? कपल क्या प्रोवाइड करता है बताओ विजय? कपल प्रोवाइड्स टॉर्क। कहा था ना पढ़ के आना।
कपल प्रोवाइड्स टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा कपल के लिए? नहीं पढ़ के आए हो क्योंकि तुम लोग बहुत अच्छे हो। फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल। तो तनिक हमको ये बता देना कि आर्म ऑफ कपल बेसिकली होता क्या है? क्या होता है? perpendicular distance between. हाँ, आर्म ऑफ कपल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन लाइन ऑफ फोर्स को कहते हैं। तो यहां पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। एक ये और एक ये। तो इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन हो गई बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई, एंड लेट अस नेम इट एज x। तो f की वैल्यू हो गई EQ इंटू x। यहां तक कोई डाउट बेटा? हेलो हेलो, यहां तक कोई डाउट किसी को? बोलो। बोलते भी नहीं हो यार तुम लोग, गलत बात है। नहीं। चलो, हमको पता है कुछ बच्चियों को नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, अभी हम समझाएंगे। डाइपोल मोमेंट किधर से किधर को होता है ये तो बताओ कम से कम। डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम, बोलो बेटा। डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम Negative to positive. नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया डाइपोल मोमेंट हमारा P। और डाइपोल मोमेंट P जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाता है। तो थीटा क्या है मेरा? थीटा जो है वो एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस थीटा का परपेंडिकुलर कौन है? X. और हाइपोटेन्यूज कौन है? हाइपोटेन्यूज कौन है बेटा? 2A. तो हम लिख सकते हैं EQ टू ए साइन थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं बेटा? बोल भाई। हाँ सर। अब 2AQ की वैल्यू क्या होती है? P. इसे लिख सकते हैं P E साइन थीटा। और इसी को अगर हम टॉर्क वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें, इसी चीज को अगर हम टॉर्क वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें
तो साइन क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है। बात समझ में आई? बाकी तो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया ही है। जल्दी करो। तो कुछ बच्चियों को नहीं समझ में आया होगा, जैसे कि निकिता हो गई, प्रतीक्षा हो गई और सिद्धि हो गई। क्यों बेटा, तुम तीनों को यह बात समझ में आया कि नहीं आया? और आदित्य हो गया। ये बात समझ में आएगी नहीं तुम लोगों को? बोलो। ना बोलोगे? सर ये क्रॉस प्रोडक्ट के वक्त ई ईपी अगर मतलब कैसे डिसाइड करना कौन सा पहले आएगा? बात तो बहुत वाजिब पूछे मेरे भाई। ईपी भी तो हो सकता था, लेकिन ये प्रैक्टिकली देखा गया कि ईपी के दिशा में टॉर्क नहीं काम करता, टॉर्क काम करता है पी के दिशा में। ये तुमको हम दिखा भी देते हैं। चलो, ये सिस्टम किधर को घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमेगा। तो क्लॉकवाइज घूमने के लिए तुमको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे जाना पड़ेगा? पी क्रॉस ई ही जाना पड़ेगा ना। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट करके देखो, पी क्रॉस ई ही को जाओगे तुम। ई क्रॉस पी जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है सिस्टम, एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूम पाएगा? हो गया? हाँ सर। जल्दी नोट करो। अब 3 लड़कियां हैं, हम फिर से बोल दे रहे हैं, प्रतीक्षा, निकिता और सिद्धि। ना समझ में आया हो कोई एक पॉइंट तो चर्चा कर लो। चुप रहोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। आगे बढ़े बेटा। विजयलाल, हाँ सर। चलो। चलो भाई, अब देखो तुम लोग काम की बात बताते हैं। इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा? इक्विलिब्रियम क्या होता है? जल्दी बोलो। आर्या, इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा? जहां पे हमारा, नेट हाँ बोलो, नेट चार्ज इज इक्वल टू जीरो। नेट ना, फोर्स। नेट फोर्स जीरो हो या फिर नेट टॉर्क जीरो। तो यहां हम किसकी चर्चा करेंगे? नेट फोर्स की चर्चा करेंगे कि नेट टॉर्क की चर्चा करेंगे? ऑब्वियसली जब टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क की चर्चा करेंगे। तो नेट टॉर्क जीरो, तो टॉर्क जो होता है वो क्या होता है? पी ई साइन थीटा। तो पी साइन थीटा की अगर बात करें तो अगर साइन थीटा की वैल्यू जीरो कर दी जाए तो उस केस में हमको टॉर्क भी जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो साइन थीटा की वैल्यू कब कब जीरो होती है? जब थीटा की वैल्यू या तो जीरो हो
या तो थीटा की वैल्यू 180 हो, तो आपको दो केसेस में इक्विलिब्रियम मिल रहा है। तो अगर इन दोनों केसेस को देखा जाए तो ये दोनों केसेस देखने में कैसे दिखेंगे ये भी बता दे। तो चल बात समझ में कि नहीं भाई? हेलो, समझ में आई बात कि नहीं बेटा? डाइपोल मोमेंट का दिशा किधर से किधर होता है? बोलो। नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आप ऊपर वाले केस में देख सकते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट है वो किस दिशा में है? उसी दिशा में है जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिख रहा है कि नहीं? लेकिन ये वाले केस में डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के रिवर्स केस में है। तो एक ये भी इक्विलिब्रियम का केस होता है और ये भी इक्विलिब्रियम का केस होता है। इस इक्विलिब्रियम में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है और इस इक्विलिब्रियम में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है। समझ में आ रही बात कि नहीं भाई? एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट क्लियर? हेलो, हाँ बेटा, समझ में आ रही बात कि नहीं? जल्दी करो, नोट कर लेना तो बताना। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? हाँ सर। हो गया? हो गया बच्चों? हेलो, हेलो, हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमने देखा कि इसको दो जगह इक्विलिब्रियम मिल रहा है। कहाँ कहाँ पे? एक 0 डिग्री पे और एक 180 डिग्री।
तो जरा ये बताओ इक्विलिब्रियम होते कितने तरह के हैं? कितने तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं? 3. 3. कौन कौन से? Stable, unstable और neutral. यहाँ हम लोग न्यूट्रल के बारे में चर्चा नहीं करने वाले, यहाँ हम लोग चर्चा करने वाले स्टेबल और अनस्टेबल की, क्योंकि इस केस में न्यूट्रल हमें मिलेगा ही नहीं। तो इसमें स्टेबल कौन है और अनस्टेबल कौन है, ये कैसे पता लगेगा? तो स्टेबल और अनस्टेबल बताने के लिए तुम लोग को बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो होएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मैक्सिमम की मिनिमम? पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मैक्सिमम होता है कि मिनिमम होता है? मैक्सिमम। मैक्सिमम होता है। और पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबल में क्या होता है? यहाँ पे क्या होगा? तो मिस्टर विजयलाल आपने गलत बोल दिया, ठीक है ना? स्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट होती है या फिर मिनिमम। देखो आप लोगों को नोट्स में हमने दिया है क्वेश्चंस करा के। और अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो पहले तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन क्या होती है। तो हेडिंग दीजिए, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी तो एक्सप्रेशन फॉर क्यों भाई, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी एफ डॉट डी एक्स होता है, तो रोटेशनल फोर्स की जगह कौन ले लेगा, टॉर्क, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन ले लेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या होता है, पीई साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जल्दी कर लीजिए। तो ये आपको केस ए है, ये आपको केस बी है। ठीक है, यहां तक बात समझ आई कि नहीं भाई? हेलो हेलो। हाँ सर. तो अगर हम केस ए की चर्चा कर लें तो केस ए में थीटा कितना है, केस ए में थीटा कितना है बेटा, आए देख के बोलो। 0. और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है,
1. तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -P। और अगर हम उसी वक्त केस बी के लिए चर्चा कर लें तो केस बी में थीटा की वैल्यू कितनी है? 180। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1. तो ये कितना हो जाएगा? P। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है हम लोगों को? पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है? केस ए में कि केस बी में? केस ए में. केस ए में क्या मिल रहा है? मिनिमम. मिनिमम। और केस बी में क्या मिल रहा है? मैक्सिमम। तो जो केस ए का स्टेटस है ये मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और जो केस बी है वो मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। बात सुन आई कि नहीं भाई? ये बात समझ में आई कि नहीं सबको? हाँ बेटा, हेलो, हाँ हेलो, सर. जल्दी नोट करो। नोट कर लिए? नोट कर लिए बेटा? हाँ सर. तुम लोग हम 5 मिनट का गैप देते, हम 5 मिनट बाद फिर क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए गैप देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट तुम लोग भी रिफ्रेश हो लो, जरा थक गए यार, थकावट हो गई हमें। 5 मिनट बाद हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? हाँ, तो कहाँ तक हो गई अपनी पढ़ाई? इक्विलिब्रियम दो जगह पे मिलता है, कहाँ कहाँ? एक 0 डिग्री पे और एक 180 डिग्री पे। 0 डिग्री का जो इक्विलिब्रियम होता है वो स्टेबल होता है, और 180 डिग्री का जो इक्विलिब्रियम होता है वो बाय नेचर अनस्टेबल होता है। बात समझ? और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? -PE cos थीटा। यहां तक किसी को डाउट बेटा? हेलो, हेलो, नो सर. चल आगे बढ़े, इरेज करें सब बेटा? बोलो। हाँ सर. चलो, अब तुम लोगों ने जो टेस्ट दिया था उस टेस्ट से रिलेटेड किसी के पास कोई डाउट है क्या? विजयलाल, चलो अब हम लोग जो नई टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या नाम है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये भी बता देते हैं। नंबर ऑफ
electric field lines intersecting a given area perpendicularly बात सही। अब तुम लोग अगर परपेंडिकुलर ना होगा तो परपेंडिकुलर ना होगा तो नहीं माना जाएगा, सिंपल सी बात। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक एरिया ले लिया, इस एरिया पे हमने ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इंटरसेक्ट कर गई, कुछ ऐसे। बात समझ आ रही है? तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को इंटरसेक्ट कर गई तो कैसे करी इस एरिया को इंटरसेक्ट बेटा? ये कैसे करी? परपेंडिकुलरली। तो ये यहाँ पे फ्लक्स बनाएगा। लेकिन अगर हम दूसरे हिसाब किताब में देखें, एरिया ले लिया और ये हो गई मेरी फील्ड लाइन। तो क्या ये फील्ड लाइन इस एरिया को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है? क्या ये परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा? बोलो। नहीं। तो ये फ्लक्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। कैसे बनाएगा वो भी समझ लेते हैं। तो इसके फ्लक्स बनने के लिए हम इसको पहले रिजॉल्व करेंगे। तो एक कंपोनेंट जो होगा वो प्लेन पे लाई करेगा और दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वो हो गया ई डैश, और जो प्लेन पे लाई कर रहा है वो हो गया ई डबल डैश। तो यहां ई का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो वो फ्लक्स बनाएगा। बात समझ आई कि नहीं? हेलो, क्लियर है? नो डाउट। तो फ्लक्स इज जनरली डिनोटेड बाय सिंबल फाई। तो यहां पे हम फाई इज इक्वल टू ई ए लिख सकते हैं, लेकिन इस केस में अगर हम फाई की बात करें तो वो आएगा ई डैश ए। बात समझ? ई डैश ए, क्योंकि ई डैश इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू दिस एरिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट भाई? हेलो, Yes. नोट इट। यहाँ पे फाइव मत बनाओ, गलत जगह फाइव बना दिया, आई एम सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे फाइव हमें बनाना चाहिए था, बना देते हैं फाइव। ठीक है, डाउट बेटा? आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। Yes. मैथमेटिकली electric flux is defined as dot product of area vector and field vector। ठीक,
तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। बात सुने कि नहीं? तो फाई इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में क्या लगता है? बात सुने कि नहीं? डाउट किसी को बेटा? हेलो हेलो, कोई डाउट बेटा किसी को? बोलो। कोई डाउट बेटा किसी को? सब चुप है। नहीं सर। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात तुम लोग बताते हैं, ध्यान से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या है बेटा? एक डॉट प्रोडक्ट है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है यहाँ पे? डॉट डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? स्केलर। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बताएं आप लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। और एरिया का क्या हो जाएगा? तो ये हो गई इसकी एसआई यूनिट है, ये हो गई इसकी SI। समझ में आई बात कि नहीं भाई? हो गया बेटा? हेलो, हाँ सर। चलो अब थोड़ा सा एरिया वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं। तो एरिया वेक्टर डिफाइन करने के लिए इसको हम साफ कर दें, इसको हाँ इसको सर। साफ कर दें इसको बेटा। चलो तो एरिया वेक्टर जो होता है उसको कैसे डिफाइन करेंगे देख लेते हैं। तो एरिया वेक्टर, तो किसी भी वेक्टर में कितनी चीजें होती हैं बेटा? किसी भी वेक्टर में कितनी चीजें होती हैं? दो चीजें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर तो हो गया एरिया, सिंपल एरिया ही इसकी मॉड हो गई। और डायरेक्शन इसका होता है एन कैप, वेयर एन कैप इज इक्वल टू डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एन कैप क्या है बेटा? डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई एरिया ये ले लिया, तो इस एरिया की जो एरिया होगी तो होगी, लेकिन इसका जो डायरेक्शन माना जाएगा, इसका डायरेक्शन ये माना जाएगा। बात सुनी कि नहीं? दिस विल बी द डायरेक्शन फॉर दिस एरिया वेक्टर।
and this is the area. Is it clear or not, beta? हेलो, Yes, sir. तो थीटा जो है यह है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड परपेंडिकुलर ऑफ एरिया, क्योंकि परपेंडिकुलर ऑफ एरिया का जो दिशा है उसी दिशा में एरिया वेक्टर काम करेगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसे भी आप लोग। हो गया बेटा? नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ सर। चलो अब एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए आप लोग। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड E of 5 Newton per coulomb intersects an area of 10 centimeter square at an angle (30° to the plane of area. Find the amount of इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा बेटा, बताएं आप लोग। तो सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसे जब समझने की कोशिश कर रहे तो मान लेते ये मेरा एरिया ए है और इस एरिया से फील्ड लाइन कैसे लिंक हो रही है बेटा? फील्ड लाइन कैसे लिंक हो रही है? 30° 30° एंगल पे किससे? प्लेन ऑफ एरिया। तो कुछ यू बन रही होगी मेरी फील्ड लाइंस। कुछ यू बन रही होगी फील्ड लाइंस बेटा। हेलो, हाँ सर। और 30° एंगल कौन होगा? 30° एंगल ये होगा, होगा कि नहीं? समझ में आ रही बात कि नहीं? हाँ सर। तो यहां पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E a cos थीटा। ई ए कॉस 30°, यही होगी ना बेटा? हाँ सर। नहीं होगी, इसीलिए हमने क्वेश्चन E sin 30।
अब या तो कॉस या तो साइन या तो टेन, अब ये भी कहेंगे नहीं तो कहोगी टेन। तो तुम्हारे पास कोई लॉजिक है साइन बोलने का? परपेंडिकुलर वाला। ये नहीं होगा। अच्छा, तो फिर कहोगे सर आपने कॉस क्यों लिखा दिया है, वो भी बता रहे। ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। पहले तो इसके बेसिक डेफिनेशन में आओ। तो बेसिक डेफिनेशन में हमें कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, बोलो बोल बेटा विजय, हमें कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वाली। तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर छोड़ो, पर कुछ है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं है कोई इश्यू नहीं, उसको रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिया। तो जब इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया तो मेरा काम वाला कंपोनेंट कौन है भाई? ई डैश और ई डबल डैश। मेरा काम वाला कंपोनेंट कौन है, जल्दी बोलो? ई डबल डैश। ई डबल डैश ए। तो ये ई डैश तो कॉस कंपोनेंट होगा ना बेटा, थीटा का पड़ोसी है तो, है जी बेटा? हाँ सर। ई डबल डैश कौन सा कंपोनेंट होगा? साइन। तो हो जाएगा ई साइन 30 डॉट ए। तो ई की वैल्यू कितनी है? 5, साइन 30 1/2, ए 10 इंटू 10 टू द पावर -2। ये और ये कैंसिल, 5 5 या 25, तो 25 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। दिस इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? हेलो। अब ये तो हमने बेसिक डेफिनेशन से बताया। फॉर्मूले से अगर बात करें तो फॉर्मूले में होता है ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन किसके किसके बीच में? किसके किसके बीच का एंगल है, बोलो बोल भाई। अब बोलेगो नहीं तो कैसे काम चलेगा, जब तक बोलोगे नहीं समझ में नहीं आएगा बेटा। थीटा किसका किसके बीच का एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर ऑफ एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू एरिया के बीच में। तो परपेंडिकुलर टू एरिया कौन सी लकीर है? परपेंडिकुलर टू एरिया यही लकीर है ना बेटा, बोलो। हाँ सर। परपेंडिकुलर टू एरिया तो ये लकीर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की लकीर ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये बना ना, क्यों भाई? हाँ सर। और ये कितना डिग्री एंगल बनेगा? 60। वेरी गुड, ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा बेटा। वेरी गुड। और जब ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा तो हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फाई इज इक्वल टू ई। ई कितना है? 5। ए कितना है? 10 इंटू 10 टू द पावर -2, गलत लिख दिया है, -4 होगा, -4 होगा बेटा। एरिया मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, क्या एरिया? हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो -4 हो जाएगा, सॉरी, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इनटू कॉस कितना होगा रे बेटा? कॉस कितना होगा, जल्दी बोलो, कॉस कितना डिग्री? 60। 60। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2।
सेम आंसर आया कि नहीं आया? आया कि नहीं भाई? हाँ सर। तो समझ में आ गई बात? हेलो, हाँ सर। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट कल। थैंक यू फॉर टुडे।